गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डीपीएस सन यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का जो क्लास पिछला क्लास चल रहा था डे 5 का, उसमें से प्रॉब्लम क्या आ गया था। जैसे हम क्लास कंटिन्यू कर रहे थे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया या कहें नेट खत्म हो गया, तो उसी समय हमारा क्या हो गया, क्लास ऑफ हो गया था। तो आज क्या करेंगे, जहां क्लास बंद हुआ था पिछले क्लास में जिस क्वेश्चन से, उसी से हम क्या करेंगे, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फीटर वाला जितना भी मेरा बच्चा है वो क्या करेगा, सबसे पहले अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर देगा और शेयर भी कर देगा, ताकि हम लोग का जो है एक सपोर्ट बना रहे और यूनिटी बना रहे, ताकि अच्छा अच्छा वीडियो यहाँ पे लाएं तो सभी मेरा फीटर का बच्चा देखे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या किए थे, पिछले क्लास पे बताए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम खत्म कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जैसे बढ़ेंगे उसी टाइम क्या हुआ, ये दिक्कत या प्रॉब्लम टेक्निकल इश्यू आ गया। ठीक, तो आज के क्लास हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग जो जिस बच्चे ने सीबीटी का एडमिट कार्ड, ठीक है, सीबीटी का एडमिट कार्ड नहीं लिया है, वो अपने कॉलेज से जाके अवश्य ले लें। ठीक है, और कौन कौन सा पीडीएफ पढ़ना है, कौन कौन सा पीडीएफ को पढ़ना चाहिए, किससे क्वेश्चन आता है, इसके बारे में अगर कोई जानकारी नहीं है तो वह क्या करेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा। कौन सा चैनल, टेलीग्राम चैनल, जो कि डीपीएस हंट के नाम से है। ठीक है, डीपीएस हंट के नाम से, उसमें हम आपको फर्स्ट ईयर वाले के लिए जितना भी ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, डीजल, सभी का पीडीएफ डाल दिए हैं। उसमें से जो फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट ईयर का पीडीएफ डालेगा, डाउनलोड कर लेगा। सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर का पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा। और जो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल वाला, फिटर का, फिटर वाला, इस तरह से जो है सेपरेट करके हम क्या कर दिए, उसका सेक्शन बना दिए। तो जो बच्चा जिस सेक्शन का, उसका पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम चैनल आज सर्च करोगे, उसमें लगभग 300 प्लस मेरा बच्चा ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि उससे आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ना है वो जानकारी आप लोग को मिलते रहे। तो चलो हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय द क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन से, और यह भी है आप लोग को मार लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ वी ब्लॉक। भी ब्लॉक पहले किसे कहते हैं और किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। देखो भी शेप का जो आकृति होता है ना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भी ब्लॉक कहते हैं। इसका काम होता है कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब को पकड़ना है। कब पकड़ना है, जब उस पर ड्रिलिंग करना हो, मशीनिंग करना हो, या कहीं उसका सेंटर फाइंड आउट करना हो। तो इस प्रकार के मशीनिंग ऑपरेशंस करने के लिए एक होल्डिंग डिवाइस का जरूरत होता है, जिसे हम भी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भी ब्लॉक को अकॉर्डिंग टू यूज हम जो है डिफरेंट टाइप में बांट देते हैं। तो इसमें ना आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक भी शेप का ग्रुव है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं लेवल। ठीक है, और यहाँ पे एक स्टेप कटा हुआ, देखो ना, एक स्लॉट्स कटा हुआ, इस स्लॉट्स को हम लोग कह देते हैं ग्रुव। ठीक है, तो भी ब्लॉक में पूछेगा लेवल किसे कहते हैं, तो भी शेप का जो आकृति बना हुआ इसे लेवल कहते हैं, और ये स्लॉट कटा हुआ इसे हम ग्रुव कहते हैं। तो यह जो लेवल होता है एक दूसरे से 90 डिग्री पे एंगल पे जुड़ा होता है। तो यह भी पूछेगा लेवल का एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री। और इसी के आधार पर हम क्या कर दिए, इसका नेमिंग कर दिए। जैसे यह जो लेवल है, यह दोनों तरफ रहे, भी ब्लॉक के दोनों तरफ, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, तो हम कहेंगे डबल लेवल। और ये सिंगल ग्रुप है तो सिंगल ग्रुप, डबल लेवल, सिंगल ग्रुप, भी ब्लॉक। उसी प्रकार अगर ये दोनों तरफ रहे हमारा लेवल और दो गो रहे हमारा स्लॉट्स, तो डबल लेवल, डबल ग्रुप, भी ब्लॉक हो गया। तो इस हिसाब से हम क्या कर दिए, इसका स्पेसिफिकेशन कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस ब्लॉक का क्या नाम होगा, एक लेवल है यहाँ पे, है ना, एक लेवल है और एक ग्रुप है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, भी ब्लॉक। तो कहाँ पे देखो, सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, भी ब्लॉक, यानी बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोग को चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पे ये आपका लेवल दिया हुआ है ना, सिंगल लेवल भी ब्लॉक, इसमें ग्रुप नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल लेवल भी ब्लॉक। और यहाँ पे आप लोग जब देखोगे कि यहाँ पे सिंगल लेवल है और एक सिंगल ग्रुप बना हुआ है, तो इसे हम सिंगल लेवल, सिंगल ग्रुप, भी ब्लॉक कह सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से इसको जब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट जो है फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा, दो यहाँ पे लेवल है, ऊपर भी नीचे भी, और एक ग्रुप है, यह स्लॉट से। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल लेवल, सिंगल ग्रुप, भी ब्लॉक, डबल लेवल, सिंगल ग्रुप। तो डबल लेवल, सिंगल ग्रुप का अगर पूछता, ये वाला फिगर अगर दिया रहता, तो हम डबल लेवल, सिंगल ग्रुप मारते हैं, सी नंबर। लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन को हम बी ऑप्शन राइट होगा। इसके अलावा आप लोग देख लो,
इसका नाम क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप लोग को ये मेथड पकड़ा गया होगा। यहाँ पे देखो ना ग्रुप कितना है, ग्रुप या स्लॉट्स के हैं तो 1 और 2 स्लॉट्स कटा हुआ है, और मेरा लेवल कितना है, 1 लेवल है, तो इसका नाम क्या होगा, सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक, तो ये वाला समझ आता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर पहचानना है, तो इसका हमारा बैठेगा सिंगल लेवल, ये सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर भी ब्लॉक से पहचान लीजिएगा, ठीक। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज अ एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। देखो कॉम्बिनेशन सेट आप लोग देख के पहचान गए होंगे या वर्कशॉप में देखे होंगे। कॉम्बिनेशन सेट का क्या काम होता है, जब हम सेट स्क्वायर, ठीक है, या तो कहें स्केल, या तो कहें प्रोटेक्टर, ठीक है, या तो कहें हम, हाँ मिनिमम 3 चीज का, तो मिनिमम 3 चीज का अगर काम किसी में एक ही इंस्ट्रूमेंट से होता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन सेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीजों का क्या है, एक कंबाइंड रूप है। यहाँ पे सेट स्क्वायर भी आपको मिलेगा, सेट स्क्वायर का काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल का भी यूज ले सकते हैं और प्रोटेक्टर का भी काम ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर है ना, जिसे हम एंगल नाप लेंगे, यहाँ पे आपका सेंटर हेड लगा रहता है जिससे आप किसी भी सर्कुलर जॉब का रेडियस या कहे डायमीटर निकाल सकते हैं या उसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 90 डिग्री, ये आपका जो है जिसे हम कहते हैं स्क्वायर हेड कहते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं 90 डिग्री चेक कर सकते हैं, इससे आप 45 डिग्री चेक कर सकते हैं। ये आपका लंबा जो स्ट्रिप है इसे हम स्केल कहेंगे, इससे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कामों को यहाँ से कर सकते हैं या डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए इसे हम कॉम्बिनेशन सेट कहते हैं। तो इसमें से इसका नेम पूछ रहा है, इसका नेम क्या है, तो हम देखते हैं। देखो ये जो है ना, इसका नेम आपका होता है, ये पूरा जो ये अटैचमेंट है उसे हम कहते हैं स्क्वायर हेड, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं सेंटर हेड, और ये जो अटैचमेंट है इसे तो आप प्रोटेक्टर कहेंगे, ठीक है, प्रोटेक्टर कहेंगे। तो यहाँ पे पूछ किसका रहा है, एक्स बराबर इसका पूछ रहा है। यहाँ पे देखो रूल होगा, रूल तो आपका ये हो गया ना, जो लंबा सा भाग है इसे हम क्या कहें, रूल या स्केल कह सकते हैं, जैसे हम लंबाई नापेंगे। तो एक्स मतलब रूल हो, बिल्कुल नहीं। अस्क्राइबर हुआ, अस्क्राइबर भी नहीं हुआ। क्लैंप नेट हुआ, बिल्कुल नहीं। स्पिरिट लेवल हुआ, स्पिरिट लेवल देखो, स्पिरिट लेवल जो होता है ना, ये प्रोटेक्टर चांदा के अंदर ही यहाँ पे ये चांदा के बीचों बीच स्पिरिट लेवल दिया जाता है, तो स्पिरिट लेवल नहीं होगा। क्लैंप नट, क्लैंप नट भी नहीं होगा। आपका अस्क्राइबर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे एक छोटा सा अस्क्राइबर दिया रहता है जिससे हम किसी भी चीज़ों पे लाइन खींच सकते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा अस्क्राइबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाँ तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर हो गया अस्क्राइबर। अगर स्पिरिट लेवल पूछता तो यहाँ पे ऐसे एरो दिखाएगा ना यहाँ पे, तो ये हमारा स्पिरिट लेवल होता, ठीक है। तो आपका राइट आंसर अस्क्राइबर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, विच कैलिपर्स इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार्स। देखो कैलिपर्स हम बताए हैं आप लोग को कि कैलिपर्स 3 प्रकार के होता है। पहला होता है आपका इनसाइड कैलिपर, ठीक है, दूसरा होता है आपका आउटसाइड कैलिपर, तीसरा होता है आपका जेनी कैलिपर, ठीक है। इनसाइड, आउटसाइड और जेनी। तो इनसाइड कैलिपर का काम होता है किसी भी जो खोखला सिलेंडर कहें या बेलनाकार भाग कहें, तो खोखले भागों का अगर डाया नापना है या कोई भी स्लॉट्स है तो स्लॉट्स के इंटरनल डाया का मेजरमेंट लेना है, तो इस प्रकार का कोई रहता है, आकृति रहता है जिसे हम इनसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। तो हम इनसाइड कैलिपर से इसका डाया नापते हैं, और इसी का बाहरी डाया नापना हो तो बाहरी डाया नापने के लिए इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे हम आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। और इसी का अगर इस सर्कुलर जॉब का अगर सेंटर फाइंड आउट करना हो तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए जिस कैलिपर का यूज करते हैं उसे हम जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर जेनी कैलिपर हो गया। लेकिन इसका दूसरा नाम भी पूछे तो जेनी कैलिपर का दूसरा नाम होता है ओड लाइक कैलिपर। अगर ओड लाइक कैलिपर भी कहे तो इसी का नाम है। अगर इसका और दूसरा नाम पूछे तो इसका होता है हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ठीक है। तो 2-3 नाम इसका है, तो कोई भी पूछे तो आप लोग जरूर बता देगा। तो राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए किसका होगा, जेनी कैलिपर। इनसाइड डाया मेजरमेंट के लिए इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड डाया मेजरमेंट के लिए आउटसाइड कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर क्या है, ए प्रिसीजन 0.02 mm के शुद्धता में अगर मेजरमेंट लेना है लंबाई का तो हम क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है राउंड बार्स का सेंटर निकालने के लिए, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप लोग को कैसा
यहाँ पे दिख रहा होगा इस प्रकार का जो होता है आकृति में, उसे हम जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। कैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो कोई भी राउंड बार का टाइप का जॉब है ना, तो उसी का सेंटर कैसे फाइंड आउट कर रहा है, ये तरीका आपको बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंटर निकाल दे रहा है इस जॉब का। इस प्रकार का यहाँ पे एक बेंट लेग होता है जो इसके सरकमफ्रेंस के पास ये चिपक जाता है, और ये वाला जो एक जिसमें स्क्राइबर लगा रहता है, इसे घुमा घुमा आर्क बना करके यहाँ पे हम सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है बाबू, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड इन अ चीजल। चीजल का तो ये लगता है चौथा बार क्वेश्चन आ रहा है कि एंगल इसमें कौन सा होगा बताओ। तो इसमें एक ही क्वेश्चन से हम पूरा इसमें बता दिए थे कि कौन सा किस चीज एंगल को क्या कहते हैं। तो फिर से हम एक बार बता देते हैं कि ये आपका चीजल है, और चीजल जो है, चीजल का ये एक्सिस है, आपको चीजल का बीचों बीच जो है लाइन जो गुजरा है, इसे हम चीजल का एक्सिस कहते हैं, है ना। तो चीजल का एक्सिस समतल या कहीं हॉरिजॉन्टल सतह के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम इंक्लिनेशन एंगल के नाम से जानते हैं। कौन सा एंगल? इंक्लिनेशन एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इंक्लिनेशन एंगल। ठीक, और ये देखो इंक्लिनेशन एंगल का कोई नेमिंग नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका कटिंग एज है ना, दो कटिंग एज है। तो ये कटिंग एज जो हॉरिजॉन्टल सतह के साथ जितना एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं क्लीयरेंस एंगल, है ना, क्लीयरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। और ये ऊपर वाला कटिंग एज, ये वाला कटिंग एज वर्टिकल सतह के साथ जितना एंगल बनाता है, जिसे हम गामा से सूचित किए हैं, इसे हम रेक एंगल के नाम से जानते हैं। और दोनों कटिंग एज जो है, दोनों कटिंग एज आपस में जितना एंगल पे मिलता है, जो बीटा के रूप में दर्शाया गया है, उसे हम पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछ किसका रहा है? छेनी में ए से चिन्हित, तो ए से चिन्हित कहाँ पे है? ए से चिन्हित आपको कोई भाग यहाँ पे दिख रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, ए कहाँ पे दिया हुआ है? हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे गलती हो गया, ए की जगह यहाँ पे अल्फा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अल्फा। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, अल्फा द्वारा चिन्हित। तो अल्फा किसका दर्शा रहा है? देखो ना, ये कटिंग एंगल जो है या कहीं कटिंग एज हॉरिजॉन्टल सतह के साथ कितना एंगल बनाता है उसे हम क्लीयरेंस एंगल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं अल्फा होगा। ठीक है, और भी एक एंगल पूछिए, कटिंग एंगल पूछिए, तब भी आप लोग बता दीजिएगा जैसे आपको हमने बताया है अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, विच चीजल इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व्ड ग्रुप्स। देखो जब ग्रुप्स काटना होता है ना, तो साधारण पत्थर काटना होता है, छोटा छोटा लोहा काटना होता है, तो उसके लिए तो हम फ्लैट चीजल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी ड्रिलिंग किया हुआ सतह से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाना होता है तो वेब चीजल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्लॉट्स काटना है, ग्रुप काटना है, तो हम क्रॉस कट चीजल का यूज कर लेते हैं। लेकिन कोई घुमावदार ग्रुप काटना है, कहें तो हाफ राउंड ग्रुप या वॉल ग्रुप्स काटना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हाफ राउंड नोज चीजल का यूज करते हैं। तो अंदाजा आपको लग गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस। देखो मार्किंग पर्पस के लिए जो हैमर का यूज करते हैं उसका वेट होता है 250 ग्राम। कितना होता है ना? अब बोलेगा मार्किंग पर्पस के लिए किस हैमर का यूज करते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा बॉल पेन हैमर। ठीक है, बॉल पेन हैमर। और इसका वजन पूछ दिया, वजन अगर पूछेगा तो 250 ग्राम इसका वजन हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसको याद कर लेना है या रट लेना है, जैसे भी करना है, लेकिन इसको याद रखना है कि 250 ग्राम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग। अब फाइलिंग क्या होता है और इम्प्रॉपर मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग क्या होता है, और पहले डायगोनल फाइलिंग होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। देखो फाइलिंग जब करते हैं ना, किसी भी जॉब पे रेती के द्वारा रगड़ करके अगर उससे मटेरियल को हटाते हैं या उसको स्मूथ करते हैं तो उसको हम कहते हैं फाइलिंग करना है। ठीक है, तो फाइलिंग ना विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। तो मुख्यतः फाइलिंग 3 तरीकों से करते हैं। पहला होता है हमारा स्ट्रेट फाइलिंग, स्ट्रेट फाइलिंग। दूसरा हमारा होता है क्रॉस फाइलिंग। ठीक है, इसी को हम डायगोनल फाइलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को डायगोनल फाइलिंग के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा होता है ड्रॉ फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग। तो ये फाइल का 3 टाइप होता है। तो इसमें पूछ रहा है डायगोनल फाइलिंग से अगर इम्प्रॉपर मेथड से डायगोनल फाइलिंग करेंगे, या जिसका नाम दूसरा नाम है क्रॉस फाइलिंग, तो इसका क्या कुप्रभाव होगा, दुष्प्रभाव क्या होगा? इससे होता है ना कि जो फिनिशिंग होगा, फिनिशिंग का सतह जो है इम्प्रॉपर वो समान होगा। जैसे यहाँ पे ज़्यादा फिनिश हो गया, यहाँ पे कम फिनिश होगा, यहाँ पे ज़्यादा फिनिश हो गया,
यहाँ पे कंपनी होगा, तो ये एक्यूरेसी इसका क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ये खराब दिखेगा। तो हम देखते हैं, पहले इमेज से हम समझते हैं कि कौन कौन सा फाइल किस तरह से दिखता है। चलो देखो, यहाँ पे जिस तरीका से फाइलिंग कर रहा है ना, ये मेरा वर्क पीस है ना, इस वर्क पीस पे इस तरह से फाइलिंग कर रहा है, इसके क्रॉस में फाइलिंग कर रहा है ना, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट फाइलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्ट्रेट फाइलिंग कैसे किया जाता है वो आराम से देख लो। दूसरा जो हमारा फाइलिंग होता है उसको भी हम दिखा देते हैं कैसा फाइलिंग किया जाता है। देखो, ये जो हमारा है इसे हम कहते हैं ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में कैसे फाइलिंग कर रहा है आप लोग देख लो अच्छा से। मतलब ये मेरा कोई वर्क पीस है, तो फाइल दोनों हाथ से पकड़ के इधर से उधर ऐसे करके उसको फिनिश करते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है क्रॉस फाइलिंग। तो क्रॉस फाइलिंग कैसे करता है, देखो क्रॉस फाइलिंग में क्या करता है, कभी ये तिरछा रहता है, इसे ही डायगोनल फाइलिंग करते हैं, मतलब ये सीधा नहीं करता, कभी इधर से इधर की ओर फाइलिंग करेगा, कभी इधर से इधर की ओर फाइलिंग करेगा, मतलब थोड़ा एंगल में करेगा, तो इसे हम क्रॉस फाइलिंग के नाम से जानते हैं, जिसे हम डायगोनल फाइलिंग करते हैं। जब क्रॉस फाइलिंग जब गलत तरीकों से करेंगे, अनुचित तरीकों से करेंगे, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा रह जाएगा, यहाँ पे ऊंचा रहेगा, ज़्यादा गड्ढा ऊंचा, तो ये सरफेस फिनिश उचित नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो इसी को हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा, अनइवन सरफेस फिनिश सबका करेक्ट आंसर होगा। और कैसा आपको क्या दिख रहा है तो वो भी पता चल गया होगा इमेज के द्वारा। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ भी दिखा देते हैं, ये तीनों इमेज आप लोग देख लो। यह पहला जो आपका इमेज है इसे हम क्रॉस फाइलिंग के नाम से जाते हैं। देखो ना, इसमें कैसा है, एक फाइल इधर की ओर करेगा, फिर इधर से करेगा, एक बार इधर से करेगा, इधर से करेगा, तो इसमें अगर गलत तरीकों से करेगा तो मामला गड़बड़ होगा। ये आपका स्ट्रेट फाइलिंग है जो कि एकदम सीधा करेगा, पूरा इधर और इधर है ना 90 डिग्री पे, और ये आपका इधर से इधर की ओर करेगा, ड्रॉ फाइलिंग के नाम से जानते हैं। तो आप लोग देख लो, फिगर के द्वारा भी आप लोग समझ लो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कटिंग्स। देखो, हम क्या बताए थे, जब भी जॉइंट्स का बात आए, कॉर्नर्स का बात आए, तो कॉर्नर्स का बात आए तो हम क्या चीज़ का यूज करते हैं, डायमंड पॉइंट का, है ना, डायमंड पॉइंट का। और अगर स्लॉट्स का बात आए तो स्लॉट्स के लिए हम, या कोई भी स्लॉट्स या कीवे बनाना है तो क्रॉस कट चीजल का, अगर कोई भी वाइल्ड ग्रोव्स बनाना है तो हाफ राउंड चीजल का यूज करते हैं। अगर ड्रिलिंग किया हुआ, ड्रिलिंग करने के बाद एक्स्ट्रा मेटल को हटाना है तो फ्लैट बैक चीजल का यूज करते हैं। तो बाकी बचा हुआ क्या है, छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे जॉब को काटने के लिए फ्लैट चीजल का यूज करते हैं। तो जब बेल्डिंग करते हैं ना, तो बेल्डिंग ऐसे करते हैं, देखो दो प्लेट मेरा है मान लो, है ना, इसको जोड़े हम बेल्डिंग के द्वारा, तो यहाँ पे इस तरह से बेल्डिंग होता है, तो बेल्डिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल रह जाता है, उसको क्या करते हैं, फ्लैट जेल के द्वारा हम एक्स्ट्रा मटेरियल को हटा देते हैं। इसका राइट आंसर होगा, याद कर लीजिएगा अच्छा से, फ्लैट जेल इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहचानो, इसको हम पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल। तो किस प्रकार का फाइल है, हम शेप के हिसाब से फाइल, हम स्पेशल फाइल बताए थे, बस्टर्ड फाइल, आपका टिंकर्स फाइल, बैरेट्स फाइल, आपका क्रॉसिंग फाइल, रोटी फाइल, सभी फाइल को हम बता दिए थे। इसको हम बताए थे, कौन सा फाइल बोले थे, ये गोलाकार भाग के रूप में दिख रहा है, इसलिए हम कहते हैं रोटरी फाइल के नाम से जानते हैं। इसको मोल्ड बनाने में, पैटर्न बनाने में इसका हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रोटरी फाइल इज द राइट आंसर। और टिंकर फाइल्स कैसा होता है, टिंकर फाइल्स का यूज हम ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को फिनिशिंग देने में करते हैं। बैरेट फाइल क्या होता है बाबू, जहाँ पे हम लोग किस फाइल का यूज़ नहीं करते हैं, बैरेट फाइल का यूज भी हम वहीं पे करते हैं, ये डाई सिंकिंग में ना, डाई सिंकिंग में बैरेट फाइल का यूज करते हैं। उसी प्रकार क्रॉसिंग फाइल, जहाँ पे आप ट्रेंगुलर फाइल का यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ पे क्रॉसिंग फाइल का यूज करते हैं। तो ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाई चौक इज अप्लाइड ऑन द फेस ऑफ द फाइल। हम फाइल के फेस पर चौक को क्यों अप्लाई करते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन है अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, बिल्कुल नहीं। चौक हम अप्लाई करेंगे, उसमें दबाव का क्या रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। मेरे पास अगर कोई फाइल है, इस तरह से कोई फाइल है ना, ये हैंडल लगा हुआ है, तो इसमें हम इसके जो दाता होगा इसमें हम चौक लगा दिए। ठीक है, तो चौक लगाने से प्रेशर पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, चिप हटाने के लिए नहीं, चिप हटाने के लिए तो फाइल काट का यूज करते हैं। अगर इसके अंदर कोई चिप मेटल या फंस जाता है तो फाइल काट का यूज करते हैं। टू रिड्यूस पेनिट्रेशन एंड पिनिंग, हाँ पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, इसके अंदर जो मेटल फंस जाता है ना, तो मेटल ना फंसे, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम चौक लगा देते हैं, ताकि जब हम इस पर फाइलिंग करें इसके अंदर मेटल नहीं रहे। तो आपका क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ज़्यादा समझने के लिए थ्योरी क्लास है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द यूज ऑफ फाइन पिच हैक्सा ब्लेड। देखो, हैक्सा ब्लेड आपका होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट पिच में पाया जाता है। कैसे, अगर हमको ज़्यादा मटेरियल काटना है तो हम क्या करेंगे, इसका पिच बड़ा रखेंगे, है ना,
इसी तरह का ब्लेड होता है ना। तो पिच मतलब क्या होता है, दो दांतों के बीच का जो गैप होता है उसे हम पिच के नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं पिच। तो जब दो दांतों के बीच का गैप ज़्यादा रहता है तो उसे हम कोर्स पिच कहते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए या कहीं लकड़ी वगैरह को काटने के लिए हम, या हल्के मेटल को काटने के लिए कोर्स पिच ब्लेड का यूज करते हैं। उसी प्रकार जैसे जैसे मटेरियल हार्ड होता है उसी तरह से इसका पिच भी क्या करते हैं, कम करते हैं। कोर्स पिच से आपका मीडियम पिच, फाइन पिच, वेरी फाइन पिच। तो इसमें पूछ रहा है फाइन पिच का यूज कहाँ पे करते हैं या क्यों करते हैं। तो फाइन पिच का यूज करते हैं जब पतला ट्यूब काटना हो, पतले पतले ट्यूब को काटना हो या हार्ड मेटल को काटना हो तो फाइन ट्यूब का यूज करते हैं, फाइन पिच का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखो, टू कट सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल के लिए कोर्स पिच का यूज करते हैं। टू कट हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील के लिए वेरी फाइन, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए तो इसके लिए हम वेरी फाइन पिच का यूज करते हैं, यह भी नहीं होगा। टू कट हाई कार्बन स्टील नहीं, वेरी फाइन। टू कट कंड्यूट एंड अदर थिन ट्यूब्स, अगर पतले पतले ट्यूब को काटना है, ठीक है, तो इसके लिए हम फाइन पिच का यूज करते हैं। तो आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.25। तो इसका जो है हम आपको बताए थे, एक पहले भी मेरे पास एक क्वेश्चन है इसका आया था। इसका 2-3 फार्मूला होता है, 2-3 तरीकों से निकालते हैं इसका। ये जो क्वेश्चन होता है मेजर डायमीटर को दिखाता है ना, ये जो दिखाता है पिच को दिखाता है। तो जब हम टैप ड्रिल साइज निकालते हैं ना तो इसका 2-3 फार्मूला होता है। पहला होता है डायरेक्ट घटा दो मेजर डाया माइनस पिच, तो 10 में से क्या घटाओगे, 1.25 घटाओगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। ये यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे आप लगाओगे कौन सा फार्मूला लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे टैप ड्रिल साइज का फार्मूला होता है मेजर डाया माइनस 2D गुना पिच। तो मेजर डाया यहाँ पे कितना है, मेजर डाया यहाँ पे 10 है, माइनस 2 गुना डी डेप्थ होता है 0.61, एक है ना पिच है मान लो, तो इसका इतना यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है ना ये आपका 0.61 माना जाता है जनरली, ठीक है, एवरेज 61 हो गया। अगुना पिच दिया हुआ है ना, पिच आपका दिया हुआ है 1.25, तो इसको अगर घटाइएगा 10 में से 1.22 गुना 1.25 जब घटाइएगा तो लगभग आएगा आपका 8.8 के बराबर आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या 2-3 फार्मूला होता है, थंब रूल भी होता है, तो यहाँ पे देखना पड़ता है, वो ज़्यादा जब क्वेश्चन कीजिएगा तब इसका डेप्थ समझ आएगा। बाकी यहाँ पे सीधे समझ में नहीं आया तो ऑप्शन रट लेना, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन लेफ्ट बिटवीन फ्लूट्स इन द ड्रिल। देखो जब हम ड्रिल बिट पढ़ाए थे तो ड्रिल बिट कैसा दिख रहा था, इस टाइप का कुछ ट्विस्ट किया हुआ भाग था, आगे का कटिंग एज था, है ना। तो ये आपका मान लो फ्लूट्स है ना, इधर भी फ्लूट्स है। तो फ्लूट्स के बीच का जो गैप बचता है ना, फ्लूट्स के बीच जैसे एक गोलाकार भाग है और उस भाग के बीच का जो मेटल का स्ट्रिप बचता है उस भाग को हम लोग कहते हैं वेब कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं वेब। वेब के मोटाई पर ही हमारा ड्रिल का स्ट्रेंथ माना जाता है। अगर वेब ज़्यादा मोटा है तो उसका ड्रिल बिट का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। अरे यहाँ से लंबा लंबी ऐसे एक खांचा बना रहेगा मेटल का, या स्टिप बच जाएगा बीचों बीच, दोनों तरफ तो मेरा ग्रुप कटा रहेगा, अब बीचों बीच हमारा मेटल का पतला स्टिप बच जाता है, उसी स्टिप को हम वेब के नाम से जानते हैं। तो वेब आपका राइट आंसर होगा। लिप, लिप तो कटिंग एज को कहते हैं, कटिंग एज को ही कटिंग लिप या लिप कहते हैं। पॉइंट तो जहाँ पे कटिंग एज मिलता है ना उस भाग को पॉइंट कहते हैं। सैंक तो जो ड्रिल बिट के का जो भाग ड्रिल चक के अंदर पकड़ा जाता है, पकड़ने के काम में तो उसे सैंक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वेब, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन इसे और वेब से पूछेगा कि वेब का मोटाई जो होता है पॉइंट से लेकर के जब सैंक की ओर जाएगा तो कैसा होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो वेब का मोटाई पॉइंट से लेकर के सैंक की ओर जाएगा तो वो इसका मोटाई क्या होता है, बढ़ता है। यह भी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको याद करना या कहीं कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुश्किल कामों को हम आसान करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग समझिएगा। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर क्या होता है, एक एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि शुद्धता में कितना शुद्धता में 5 मिनट के शुद्धता में किसी भी कोण को माप सकता है। 5 मिनट जो होता है 1/12 डिग्री के बराबर होता है। तो 5 मिनट के शुद्धता में किसी भी एंगल को नापना हो तो हम वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर में 2 स्केल होता है। यह जो आपको आधा स्केल दिख रहा है यह पूरा ऐसे सर्कुलर टाइप में होता है, जिसे हम सर्कुलर स्केल कहते हैं या मेन स्केल कहते हैं।
जिसपे स्केलिंग किया हुआ। और ये जो आपका छोटा सा स्केल है इसे हम वर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, पहले देखो ये बड़ा में कैसा दिखता है, इस तरह से दिखता है। देखो ये पूरा जो भाग है ये सर्कुलर स्केल है, इसका कुछ पोर्शन वहाँ क्वेश्चन में दिखाया गया है, इतना सा पोर्शन दिखाया गया। तो इस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल ना पूरा 360 डिग्री में बटा हुआ है। तो 360 डिग्री में इसको क्या कर दिया जाता है, 0 से 90 पर एक क्वाड्रेंट को फिर 90 से घटाते घटाते फिर 0 पर लाते हैं, फिर 0 से 90 को लाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 4 पार्ट में हम बांट देते हैं। यहाँ से जैसे देखो इस डायग्राम में आप लोग जब देखोगे तो क्या देखोगे, यहाँ से आपको शुरू होगा, यहाँ से आपको 0 से लेकर के 90 तक जाएगा, फिर 90 से देखो यहाँ घटेगा 80, 50, 60, 20, 10, फिर 0 आएगा, फिर 0 से बढ़ेगा 10, 20, 30, 90, फिर 90 से घट के 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 4 पार्ट में बांटा गया है। तो इसका निकालने का फार्मूला क्या होता है, इससे पहले आ जानो, यहाँ पे मेन स्केल जहाँ पे अंकित रहता है ना उसे हम क्या कहते हैं, डायल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायल कहते हैं, ठीक है। और बीच का जो भाग होता है उसे हम डिस्क के नाम से जानते हैं। और वर्नियर स्केल कहाँ पे रहता है, डिस्क पे ही वर्नियर स्केल रहता है। ये हमारा डिस्क है, डिस्क पे ही वर्नियर स्केल अंकित रहता है, ठीक है। और ये जो अब जिसमें खांचा कटा रहता है उस भाग को हम ब्लेड के नाम से जानते हैं। और उसके साथ जो एक ये अटैचमेंट है उसे हम कहते हैं स्टोक के नाम से जानते हैं, ठीक है, स्टोक के नाम से जानते हैं। तो ये सब इसका बेसिक पार्ट्स है। तो चलो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है बाबू, इसका फार्मूला रीडिंग का फार्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन गुना लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे मेन स्केल देखो, मेन स्केल जब देखोगे तुम तो यहाँ पे क्या किया गया है, इधर से पहले क्या हो, यहाँ से हमको नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे क्या था, 90 था। 90 के बाद फिर 0, 10, 20, उसी प्रकार यहाँ पे 70 आया है, फिर 60 आया है। 60 आते आते हमारा कहाँ पे काटा मिला हुआ है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मेरा एरो बनाया गया, मतलब 90 के बाद 100, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पे आपको 60 पे मिलेगा। तो 60 अगर ये मेरा 30 पे रहता ना, या कहें हम यहाँ पे पूरी अगर ये 20 पे रहता, ये 20 पे एरो रहता तो पूरी कोण बनाता 160 डिग्री, है ना। तो 20 से थोड़ा देखो ना, 20 से थोड़ा कम पे ही काटा आ गया है, मतलब 3 पॉइंट कम पे है। तो कहें मेन स्केल का वैल्यू कितना है, 157 डिग्री। क्यों, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन का एक खाना का वैल्यू होता है 1 डिग्री, तो कुल मिला के 157 डिग्री इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद वर्नियर स्केल देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, तो वर्नियर स्केल 0 यहाँ है, 0 के बाद देखो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का भाग होता है, वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू होता है 5 मिनट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यह जो लाइन है 1, 2, 3, 4, 5, छठा लाइन है, या कितना लाइन है, छठा लाइन है। तो वर्नियर स्केल का निकालोगे तो छठा लाइन गुना 1 का 5 मिनट, मतलब 30 मिनट हो गया ना, 30 मिनट। तो टोटल वैल्यू निकालोगे रीडिंग का कितना होगा, मेन स्केल का 157 डिग्री प्लस 30 मिनट, है ना। तो 157 डिग्री 30 मिनट किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी इसको समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि इसका आपको बेस नहीं मालूम होगा, या कहें इस क्वेश्चन को आप पहली बार देख रहे होंगे, तो आप रट लीजिए, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बाकी थ्योरी क्लास में तो हम पढ़ाएंगे ही। चलो ये आप देख लो, इस प्रकार का वर्नियर स्केल दिखता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि जब हम किसी भी एंगुलर कहें वस्तु का एंगल नापते हैं, कोई भी इंक्लाइंड जो वस्तु रहता है, या तो उसका जो इंक्लाइंड सतह रहता है, इंक्लाइंड सतह के साथ क्या संपर्क में आता है। तो यहाँ पे ओरिएंटल सतह के साथ जो संपर्क में है भाग, ये इसे तो स्टोक कहते हैं, और इंक्लाइंड सतह के साथ में जो संपर्क में है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लेड। तो बोलेगा इंक्लाइंड सतह के साथ कौन सा भाग संपर्क में आता है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का, तो ब्लेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच पार्ट ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर इंश्योर अ यूनिफॉर्म प्रेशर बिटवीन द मेजरिंग सरफेस पे यूनिफॉर्म प्रेशर कौन सा चीज करता है, रेचेट स्टॉप आपको क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपका जो प्रेशर लगेगा वो यूनिफॉर्म लगेगा। देखोगे ना, जब वर्नियर ये ऐसे रहता था ना, सी टाइप का स्केल रहता है, और लास्ट में जो रहेगा इस प्रकार का एक डायमंड शेप का इंडरलिंक क्या रहेगा, यहाँ पे इसको घुमाएंगे, जब घुमाना रहेगा इसको, इसके थिम्बल स्केल को आगे रोटेट करना रहेगा, तो इसी को हम घुमाएंगे। तो क्या होगा, जब भी किसी भी जॉब यहाँ पे मान रखा हुआ उसका मेजरमेंट ले रहा है, तो इसके कॉन्टेक्ट में जब आएगा ना, तो यूनिफॉर्म प्रेशर के साथ
एक यूनिफॉर्मली कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ से टिक टिक की आवाज़ आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाना छोड़ देंगे। तो यूनिफॉर्म प्रेशर लगाने का काम क्या करता है, ये अंत में जो रहता है उसे हम रेचेट स्टॉप के नाम से जानते हैं, ठीक। और स्पिंडल लॉक, स्पिंडल को लॉक करने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है स्पिंडल लॉक। और थिम्बल तो क्या होता है, जो ये जिस पे सर्कुलर स्केल अंकित रहता है उसे हम थिम्बल कहते हैं। और एनविल तो आपका इस पार्ट को कहते हैं जो जॉब का एक सतह के साथ सटता है, इसे हम एनविल इधर की और एनविल इधर की और स्पिंडल रहता है, ठीक। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का इंट्रीगल पार्ट होता है। तो मुख्य स्लाइड का जो इंट्रीगल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। उसे हम कहते हैं जॉ। कैसे, आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये जो है हमारा वर्नियर हाइट गेज है, तो इसको तो हम बेस कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है मेन स्लाइड का इंट्रीगल पार्ट, तो मेन स्लाइड क्या है, देखो ना, ये आपका मेन स्लाइड है जो बीम के ऊपर क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, इसे हम मेन स्लाइड कहेंगे, ठीक। और इसके साथ आपका ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है, ये फाइन एडजस्टिंग यूनिट कहते हैं, जिसके साथ कोई स्क्रू के द्वारा अटैच रहता है। तो इंट्रीगल पार्ट इसका क्या है, मेन स्लाइड का इंट्रीगल पार्ट देखो, ये जॉ है ना, ये जो जॉ है मेन स्लाइड के साथ अटैच रहता है, ठीक है, स्क्रू के द्वारा। तो बीम तो ये खड़ा जो वर्टिकल बीम पार्ट है उसे हम बीम कहते हैं। बीम इसका मेन स्लाइड का कोई लेना देना नहीं है। जॉ क्लैंप, तो जॉ को क्लैंप करने के लिए जिस चीज़ का जरूरत होता है उसे जॉ क्लैंप कहते हैं। तो इसको तो हम आसानी से खोल सकते हैं, और बेस तो हमारा नीचे है ना, नीचे का पोर्शन है। तो आपका मेन स्लाइड का जो इंट्रीगल पार्ट है आपका जॉ होगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया, जिससे हम क्या करते हैं, जॉ को ही इसे हम कहते हैं अस्क्राइबर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे बेंट अस्क्राइबर लगाया गया, ठीक है। तो इसी का राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर ना जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसे हम कहते हैं स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल। स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल में क्या रहता है, एक नट में थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड कटा रहता है और बोल्ट में इंटरनल थ्रेड कटा रहता है। तो ये आपस में घूमता है तो आगे बढ़ता है। तो यह जो प्रिंसिपल होता है माइक्रोमीटर का, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे आप लोग देख सकते हो इसी प्रकार का हमारा होता है ना, ये फ्रेम होता है, यहाँ पे आपका एनविल होता है, इधर स्पिंडल होता है, और ये जिसमें थ्रेडिंग कटा हुआ, एक्सटर्नल थ्रेडिंग कटा हुआ है, जिसे हम स्पिंडल के नाम से जानते हैं। तो ये हमका क्या, इसके ऊपर हमारा थिम्बल रहता है, ठीक है। और ये जो फ्रेम का एक पार्ट में ये इंटरनल थ्रेड कटा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ से इसको आगे क्लॉकवाइज में घुमाएंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, ये आगे या पीछे स्पिंडल मूव करेगा। तो कौन सा प्रिंसिपल हुआ, स्क्रू एंड नट का प्रिंसिपल हुआ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द वाइड रेंज ऑफ डेप्थ कैन बी मेजर्ड बाय द डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर से जब मेजरमेंट करेंगे तो विभिन्न प्रकार की गहराई को कैसे मेजर करेंगे। देखो तो ऐसा आपका होता है डेप्थ माइक्रोमीटर, जिससे हम डेप्थ मेजर करते हैं। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन रोड। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन रोड। तो जितना जिस लेवल का हाइट या जितना ज़्यादा हाइट मेजर करना रहता है ना, उसके हिसाब से एक्सटेंशन रेट को हम लगाते हैं। जैसे देखो अगर छोटा हाइट को मेजर करना है तो इस एक्सटेंशन रेट का यूज़ करेंगे, इससे भी बड़ा इसके साथ, इससे बड़ा इसके साथ, इससे बड़ा इसके साथ, सबसे बड़ा एक्सटेंशन रोड के साथ ये वाला काम, ये बड़ा एक्सटेंशन रोड का यूज कर लेते हैं। तो यही कह रहा है कि जब हमको विभिन्न प्रकार के रेंज में गहराई नापना है तो किसका यूज करते हैं, तो एक्सटेंशन रोड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, लेंथली स्लीव नहीं, स्लीव तो आपका ये होता है, लेंथली स्पिंडल, स्पिंडल नहीं, एडजस्टेबल बेस, बेस तो आपका ये होता है, कभी नहीं होगा। तो इक्विप्ड विथ अ सेट ऑफ एक्सटेंशन रोड, एक्सटेंशन रोड के सेट द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के गहराइयों को नापते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग इन इंच माइक्रोमीटर। यह भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी जानना क्या होगा, जरूरी होता है। जब हम माइक्रोमीटर बताए थे ना, तो माइक्रोमीटर हम बताए थे दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा मीट्रिक में माइक्रोमीटर, ठीक है, एक होता है ब्रिटिश में, ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर एक होता है ब्रिटिश, दूसरा होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। तो दोनों का ना कैलकुलेशन अलग अलग होता है। कि मीट्रिक को हम कहते हैं, इसका इन्वेंशन फ्रांस के में हुआ है, या कहें तो फ्रांस का जो रूल रेगुलेशन होता है उसको फॉलो करते हैं। और ब्रिटिश में होता है ना, ब्रिटेन का यूनिट फॉलो करते हैं। जैसे लेंथ को नापते हैं ना पाउंड में, है ना, इस प्रकार से लेंथ को, सॉरी इंच में, वेट को पाउंड में। तो इसमें जो लेंथ होता है ये इंच में माना जाता है, ठीक है। तो इंच में जब मेजरमेंट करना हो प्रिसीजन के साथ तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का यूज करना है। और वही मीटर में मेजरमेंट करना है या तो कहीं एमएम में मेजरमेंट करना है तो हम मेट्रिक माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। यहाँ पे जो है ना, यह हमारा शो कर रहा है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर में क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, बस ये
स्केलिंग जो किया हुआ है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो स्लीव है, इस भाग को क्या कहते हैं, स्लीव कहते हैं। तो स्लीव या बैरल कहते हैं। तो बैरल पे आपको दिख रहा होगा 0 1 2, इस यह मेन स्केल को दर्शा रहा है। और मेन स्केल को ना, एक मेन स्केल डिवीजन को 4 सब डिवीजन में बांटा गया। जैसे देखो यहाँ पे जब जूम तुम करोगे इस चीज़ों को, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ 0 से 1 तक को 1 2 3 ये 4 भागों में डिवाइड किए, फिर 1 से 2 तक को भी 1 2 3 4 भागों में डिवाइड किए। इसी प्रकार पूरा चीज़ों को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ना एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.1 इंच, ठीक है, 0.1 इंच। और एक सब डिवीजन, और इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं। एक मेन स्केल को 4 सब डिवीजन में बांट देते हैं। तो एक सब डिवीजन का वैल्यू यहाँ पे आता है 0.25 इंच, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन कहते हैं। तो एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू आपका हो जाता है 0.001 इंच, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। ये आपको याद रखना है, एक मेन स्केल डिवीजन बराबर 0.1 इंच, एक सब डिवीजन बराबर 0.25 इंच, और एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.001 इंच। तो यहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो रीडिंग, जब हमको रीडिंग का फार्मूला आपको बार बार बताएं, रीडिंग का फार्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, प्लस सब डिवीजन प्लस थिम्बल डिवीजन गुना लिस्ट काउंट। यहाँ पे जब बैठाओगे तो मेन स्केल डिवीजन में देखो ना, 7वां मेन स्केल खुला हुआ है। तो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू हो गया 7 गुना एक मेन स्केल का डिवीजन होता है 0.1 इंच, तो 7 गुना 0.1। और एक सब डिवीजन का वैल्यू 0.25। यहाँ कितना सब डिवीजन है देखो, 1 2 3 सब डिवीजन खुला हुआ है। तो 3 और एक सब डिवीजन का वैल्यू होता है 0.25 इंच, ठीक है, प्लस ये थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल डिवीजन का वैल्यू कितना है देखो ना, डेटम लाइन से कौन सा थिम्बल डिवीजन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे 10 11 12, यानी 12वां भाग ये मेन डिवीजन से, या कहें इसके रेफरेंस लाइन से मिल रहा है। तो थिम्बल डिवीजन का मान 12 होगा, और एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू होता है 0.001 इंच। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो कितना आता है, हम दिखाते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको 0.7 प्लस 0.75 प्लस 0.012, तो सबको जोड़ेगा, तो जोड़ने के बाद आता है ना, ये आएगा आपका 0.787 होगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, और यह सब बहुत टेक्निकल क्वेश्चन में डीप में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छा से देख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को जरूर थोड़ा थोड़ा समझे होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है। अभी ना बताए थे कि जब हम मापते हैं तो मापते समय हमारा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में क्या आ रहा है, ये तो आपका स्टॉक है, ये आपका ब्लेड है। तो कौन सा है, ब्लेड इज द राइट आंसर हो गया। और बोलेगा समतल सतह के कांटेक्ट में क्या आता है, तो स्टॉक आता है, और इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में ब्लेड आता है जिसमें खांचा कटा होता है। तो राइट आंसर ब्लेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इन ड्रिलिंग मशीन इज टू अचीव डिफरेंट स्पीड। देखो ड्रिलिंग मशीन में जब हमको डिफरेंट स्पीड प्राप्त करना रहता है तो क्या चीज़ का यूज करेंगे। डिफरेंट स्पीड प्राप्त करने के लिए 2-3 तरीका होता है। पहला होता है हम गियर का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम करते हैं स्टेप पुली का, ठीक है। स्टेप पुली का मतलब होता है बेल्ट के द्वारा बड़ा पुली से छोटा पुली, छोटा पुली से बड़ा पुली, इस तरह का एक अरेंजमेंट बनाते हैं। तो जिस प्रकार से हम उसके स्टेप को वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गियर है, गियर तो नहीं है। स्टेप पुली आपका फ्लैट पुली नहीं होगा, जॉकी पुली नहीं होगा, स्टेप पुली आपका राइट आंसर होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन देखो ऑप्शन में दिया फ्लैट पुली, तो फ्लैट पुली क्या होता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह हम पावर ट्रांसमिट करते हैं तो फ्लैट पुली का यूज करते हैं जनरली। जॉकी पुली होता है जब एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं बेल्ट के द्वारा, तो अगर ये बेल्ट लूज हो तो यहाँ पे इसको टाइट करने के लिए एक पुली लगाते हैं जिसे हम जॉकी पुली कहते हैं। और फास्ट एंड लूज पुली क्या होता है ना, अगर मान लो एक इंजन कोई चल रहा है, ठीक है, और उसके साथ से बहुत प्रकार के मशीन चलाएंगे, जैसे आटा का मिल है, गेहूँ या मिल कोई और है, तेल पीसने वाला मिल है, तो जिसको हमको चलाना होगा ना उसको हम क्या करेंगे, फास्ट पुली के साथ अटैच कर देते हैं। और जिसको नहीं चलाना होता है उस मशीन को हम लूज पुली के साथ अटैच करते हैं, तो वो आराम से फ्रीली मूव करते रहता है। तो ये आपका फास्ट एंड लूज पुली का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप लोगों को देख रहा होगा, ये आपका है स्टेप पुली। अगर हमको देखो, ये मान लो हमारा इस चीज़ों को क्या कर रहे हैं, मोटर के द्वारा मूव करवा रहे हैं। यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ठीक है। तो मोटर लगा हुआ है तो
ये बड़ा बेल्ट से छोटा बेल्ट को घुमाएंगे ना, तो एक रोटेशन ये जब मारेगा या कई रोटेशन मार लेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, स्पीड को घटाना रहेगा, देखो अगर इस पे हम बेल्ट चला देंगे तो यह छोटा वाला पुल एक रोटेशन मारेगा, तो यह क्या करेगा, एक रोटेशन नहीं मार पाएगा, या 10 रोटेशन मारेगा तो कहीं ना कहीं एक रोटेशन मारेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसका स्पीड में वेरिएशन आएगा। तो ये आपका स्टेप पुली हुआ राइट आंसर, ठीक है। और कौन कौन सा पुली कैसा दिखता है, देखो ये फ्लैट पुली इस तरह से होता है, जॉकी पुली आपका ये हो गया, ये बेल्ट को टाइट करने के लिए। अब फास्ट एंड लूज पुली ये हो गया। देखो अगर बेल्ट मान लो ड्राइविंग पुली जिससे मोटर जुड़ा हुआ है, अगर हमको इसको फिरली घुमाना है बेल्ट को तो लूज पुली पे लगा देंगे। अगर हमको फास्ट पुली के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस शाफ्ट से इस शाफ्ट को हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। अगर घुमाना नहीं है तो फिरली ये मूव करेगा तो इस पे हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये पुली का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन पेडेस्टल ग्राइंडर। देखो पेडेस्टल ग्राइंडर क्या होता है, हम बताए थे कि जब ग्राइंडिंग करते हैं ना बेंच पे करके तो उसे हम बेंच ग्राइंडर करते हैं, और एक पिलर टाइप का एक आकृति बना देते हैं, और यहाँ पे पिलर टाइप का आकृति में यहाँ ग्राइंडर मशीन फिक्स कर देते हैं, तो उसे हम पेडेस्टल ग्राइंडर के नाम से जानते हैं। तो पेडेस्टल ग्राइंडर इस तरह का उसका फेस दिखेगा आगे। तो इसके अंदर देखो ना ये ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है। ग्राइंडिंग व्हील को प्रोटेक्शन देने के लिए एक कवच या कहें तो लोहा का एक प्रोटेक्शन दिया रहता है, जिसे हम कहते हैं व्हील गार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखो जहाँ पे इसको पजाते हैं ना, जब हमको चीज़र को पजाना है, शार्प करना है, कोई भी टूल्स को शार्प करना है स्क्रैपर पर को, तो जिस चीज़ पे रख के पजाते हैं उसे हम कहते हैं टूल रेस्ट, ठीक है, टूल रेस्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा देखो जब हम पजा रहे हैं उससे चिंगारी निकलेगा या कहें स्पार्क निकलेगा या कुछ जो है मेटल वगैरह उड़ सकता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आई शील्ड लगाते हैं, ठीक है। ये जो ग्लास है हम इसे आई शील्ड के नाम से जानते हैं। और व्हील गार्ड के अंदर जो ग्राइंडर है, जो व्हील है उसे हम ग्राइंडिंग व्हील के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है मार्क टैक्स, तो मार्क टैक्स किसको दर्शा रहा है, देखो ना जहाँ पे हम टूल को रख करके या वर्कपीस को रख करके हम ग्राइंडिंग करेंगे तो इसको हम कहते हैं टूल रेस्ट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है फाइल का नाम। तो फाइल कितना बताए थे कि ये जो कर्व शेप करेगा जिसमें दाना दाना शेप बना रहेगा, तो इसे हम रेस्प कट फाइल के नाम से जानते हैं। और हैंड फाइल क्या होता है, अगर इस प्रकार के फाइल अगर कोई है, इस प्रकार का कोई फाइल है, तो इसका अगर एज में ये जो एज होगा ना, एज में कोई दांत नहीं कटा रहेगा, ये पूरा प्लेन रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेफ एज फाइल का, सिर्फ इसमें दांता कटा रहेगा, ठीक है। ये वाला जो एज है इसमें दांता नहीं कटा रहेगा, इसे सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं। और सिंगल कट रहेगा तो सिंगल कट फाइल, कर्व कट रहेगा तो कर्व कट फाइल, इस तरह से इसका डिफरेंट फाइल का नाम जानते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा, रेस्प कट फाइल इज द राइट आंसर। अच्छा रेस्प कट फाइल का यूज भी पूछ देगा, तो सॉफ्ट मटेरियल पे फाइलिंग करना हो, लेदर पे करना हो, तो इसके लिए हम रेस्प कट फाइल का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, व्हाट हैपेंस इफ द वाइस हैंडल इज ओवर टाइटेंड। देखो वाइस का काम क्या होता है, अगर किसी भी जॉब को पकड़ना है, कस के पकड़ना है, उस पर मशीनिंग करते समय मशीनिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, तो उस पर एक वाइस का जरूरत है, जिसे हम डिवाइस का जरूरत होता है, जिसे वाइस के नाम से जानते हैं। तो वाइस में ना एक स्पिंडल होता है जिसको मूव करने से उसका जो होता है ओपन होता है, क्लोज होता है। तो स्पिंडल पे ग्रूव कटा होता है या कहें थ्रेड कटा होता है। तो जब ऑलरेडी वो क्या है, इसलिए सबसे पतला पार्ट होता है, ये कमजोर पार्ट होता है, वाइस का सबसे कमजोर पार्ट होता है स्पिंडल। तो इस पे ग्रूव कटा हुआ है, तो इस पे ग्रूव कटा होने से, थ्रेड कटा होने से और कमजोर हो गया इसका, तो और मेटल हट गया। तो क्या होगा, जब हम ज़्यादा टाइट करेंगे वाइस के जॉ को, क्या होगा, इसका जो स्पिंडल रहेगा वो डैमेज हो सकता है या खराब हो सकता है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। जैसे देखो यहाँ पे आपका एक्चुअल क्या है, एक्चुअल वाइस दिख रहा है ना, एक्चुअल वाइस का ये आपका हैंडल है, हैंडल जिसमें ये डाला गया है वो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल अंदर की ओर है, ठीक है, जिसमें थ्रेड कटा होता है। और ये आपका स्लाइडिंग जो है, ये आपका फिक्स जो है, जो फिक्स रहता है, ये आपका क्या है, फिक्स जो है, ये आपका बेस है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो जब इसको अंदर में जब देखोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन जो अंदर की ओर गया है, यहाँ तक तो प्लेन है, और उसके बाद ये बॉक्स नट है ना, और बॉक्स नट में ये हमारा थ्रेड कटा हुआ है, स्पिंडल है, स्पिंडल के अंदर थ्रेड कटा हुआ है। तो यही पार्ट को ज़्यादा टाइट करेंगे ना, ये लूज हो जाएगा या टूट जाएगा या डैमेज हो जाएगा, ठीक है। देखो स्पिंडल को खोल के यहाँ दिखा है ना, ये स्पिंडल है, तो स्पिंडल क्या होगा, खराब हो सकता है जब इसको ओवर टाइट करेंगे। बाकी सब तो पार्ट मजबूत है, ये अभी देखो मोटा दिख रहा है, अभी मोटा दिख रहा है, इसको तो कुछ होगा नहीं। तो एक्चुअली होगा क्या, या तो बॉक्स नट खराब हो जाए या तो स्पिंडल खराब हो जाए। तो यहाँ पे बॉक्स नट का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, स्पिंडल इज द राइट आंसर। तो स्पिंडल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है। देखो विच कैलिपर प्रोवाइड्स फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द डायमेंशंस। देखो बाबू अकॉर्डिंग टू जॉइंट ना कैलिपर को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है फर्म जॉइंट और एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। ठीक है, तो स्प्रिंग जॉइंट वाला ना थोड़ा अच्छा माना जाता है, उसका एक्यूरेसी अच्छा होता है, और फर्म जॉइंट वाला थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, उसका एक्यूरेसी उतना खराब होता है। तो कौन सा कैलिपर फाइन एडजस्टमेंट दे सकता है? तो फाइन एडजस्टमेंट कौन दे सकता है? जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, उसमें स्क्रू को क्या करेंगे, हल्का हल्का घुमाएंगे तो हल्का हल्का वो मूव करेगा। लेकिन फर्म जॉइंट में हाथ के द्वारा मैनुअली हम इसको मूव करते हैं, तो कभी कम कभी ज़्यादा होगा, वो फाइन मूवमेंट नहीं देगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। यहाँ पे जो दोनों कैलिपर दिख रहा है आउटसाइड और इनसाइड, ये फर्म जॉइंट है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्प्रिंग जॉइंट है। देखो ये जो है ये फलकम या कहें स्प्रिंग लगा हुआ जो कि इसके अबाउट घूमता है, और यहाँ पे आपका नट लगा हुआ, जिसे ही मूव करेंगे इस नट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हल्का हल्का इस लेग को आगे या पीछे मूव करा सकते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होगा, यानी डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल्स कटिंग सॉ इज यूज्ड टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो हम बताए थे पिछले क्वेश्चंस में कि सो जो होता है ना बहुत प्रकार का, तो पावर से होता है, हॉरिजॉन्टल बेंड से होता है, आपका वर्टिकल बेंड से होता है, आपका सर्कुलर से होता है, कंट्यूर बेंड से होता है, बहुत प्रकार के से होता है। लेकिन उसमें से ना जब लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को कटिंग करना हो तो उसके लिए जो जिस सॉ का यूज करते हैं उसे सर्कुलर सॉ कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सर्कुलर सॉ होता है ना, ये गोलाकार होता है ना, तो गोलाकार होने के कारण ये क्या करेगा, जितना भी बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया हो इसको घूमते 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 कटिंग कर सकता है। और अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल सॉ है तो हॉरिजॉन्टल सॉ जितना इसका लंबाई रहेगा उतने ही लेंथ तक का वो कटिंग कर सकता है। ठीक है, लेकिन सर्कुलर सॉ ये घूम घूम के पूरा बहुत बड़ा लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को भी कटिंग कर सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर सॉ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाई मार्किंग टेबल्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। देखो मार्किंग टेबल ना उसमें बार बार मार्किंग करना है, तो मार्किंग करते समय फिनिश जो जॉब रहता है मेरा, फिनिश जो मेरा उसमें स्क्रैच ना आ जाए, खराब ना आ जाए, तो उसमें क्या होगा, जो मेरा टेबल्स होगा उसमें लुब्रिकेशन का प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि वो सेल्फ लुब्रिकेटेड रहे, या कहीं उसमें वाली ढंग का प्रॉपर्टी होगा तो घिसेगा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, रिजिड नहीं होना, कठोर होगा तो रगड़ा जाएगा, फिर मार्किंग करेंगे तो ऑलरेडी उसमें स्क्रैच आ जाएगा। एक्यूरेसी को मेंटेन करना तो वो तो फाइल से किया जाता है, थर्मल एक्सपेंशन तो नहीं होना चाहिए। तो मेन जो प्रॉपर्टी होना चाहिए सेल्फ लुब्रिकेटिंग होना चाहिए, ताकि उस पर रख के कोई भी जॉब पे मार्किंग करे तो खराब ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो देखो यह जो गेज है ना इसका नाम क्या है यह भी हम बताएं, इसका नाम है बिवेल गेज। ठीक है, तो बिवेल गेज का काम क्या है, किसी भी एंगल को मेजर करना है, साधारण एंगल को मेजर करना है तो बिवेल गेज का यूज करते हैं। उसी में एक और अटैचमेंट लगा देते हैं तो उसे हम यूनिवर्सल बिवेल गेज कहते हैं। ठीक है, तो यह आपको चित्र में दिख रहा होगा जिसको हम बिवेल गेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल्स इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स। देखो डाइज एंड मोल्ड्स बनाने के लिए जिस फाइल का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रोटरी फाइल के नाम से जानते हैं। अगर देखो अगर आपका ऑप्शन में रोटरी फाइल के अलावा रहता कौन सा, देखो अगर रोटरी फाइल के अलावा रिफलर फाइल रहता तो उसमें सोचना पड़ता कि कौन सा ऑप्शन मारे, क्योंकि रोटरी फाइल का मोल्ड बनाने में करते हैं और रिफलर फाइल का भी देखो डाई सिंकिंग में करते हैं ना, डाई सिंकिंग में ये रिफलर फाइल है, रिफलर फाइल का भी यूज डाई सिंकिंग में करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको देखो डाई सिंकिंग डाई एंड मोल्ड्स में पूछ रहा है तो ये दिक्कत हो जाता है, लेकिन यहाँ पे साफ जो दिया रोटरी फाइल सिर्फ ऑप्शन में दिया है, तो आपका रोटरी फाइल आपका राइट आंसर होगा। टिंकर्स फाइल क्या होता है? ऑटोमोबाइल में यूज होता है टिंकर्स फाइल्स। ब्रेड फाइल का यूज कहाँ पे होता है? ब्रेड फाइल का यूज होता है जहाँ पे हम हाफ राउंड फाइल का यूज नहीं कर पाते, और रेस्ट कट का तो सॉफ्ट मेटल काटने के लिए रेस्ट कट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, देखो ये आपका रोटरी फाइल है ना, चलो देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल चिप्स क्लॉग्ड बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल्स। देखो अगर फाइल्स के अंदर चिप्स फंस जाता है ना तो उसके लिए उसके मेटल को हटाने के लिए जिस ब्रश का यूज करते हैं उसे हम वायर ब्रश के नाम से जानते हैं। ठीक है, वायर ब्रश, इसे हम कहते हैं फाइल कार्ड के भी नाम से जानते हैं। लेकिन आपके जो किताब में आंसर दिया है वो कॉपर स्ट्रिप दिया। कॉपर स्ट्रिप क्यों दिया ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। कॉपर स्ट्रिप तो दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको करेक्ट आंसर हम जो बताएंगे मेरे हिसाब से वो भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आंसर में दिया है सी, तो आप लोग देख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वाइस इज यूज फॉर होल्डिंग अ स्मॉल वर्क द दैट रिक्वायर फाइलिंग और ड्रिलिंग। देखो जिसमें फाइलिंग और ड्रिलिंग करना है स्मॉल वर्क पीस में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टूल मेकर्स वाइस का यूज करते हैं। हैंड वाइस में हैंड में रख करके छोटा छोटा ऑपरेशन करना है तो हैंड वाइस का, और सर्कुलर जॉब को पकड़ना है तो पाई वाइस का, छोटे छोटे पिन को पकड़ना है तो पिन वाइस का। यहाँ पे ड्रिलिंग करना है छोटे छोटे जॉब पे, तो इसलिए हम टूल मेकर्स वाइस का यूज करेंगे। अगर बोलता कि छोटे जॉब, सिर्फ बोलता छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का यूज करते हैं, तो हमारा हैंड वाइस होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है छोटे जॉब तो हो, लेकिन उसमें हमको क्या करना है, ड्रिलिंग भी करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टूल मेकर्स वाइस का नाम लेंगे। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, विच हेक्सा ब्लेड इज यूज फॉर कटिंग अलोंग कर्व लाइन्स। देखो अब कर्व लाइन्स क्या होता है, जब हम किसी भी मेटल को कटिंग करेंगे ना, तो या तो मेटल हमारा इस तरह से कटिंग करें, मतलब कर्व के रूप में कटिंग करें, या तो पूरा सीधे सीधे कटिंग करें। तो जब सीधे सीधे कटिंग करना रहेगा ना, तो ब्लेड हार्ड भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा कटिंग करना है। लेकिन जब हमारा कर्व लाइन के रूप में ऐसे कटिंग करना हो, ऐसे कटिंग करना हो, तो इस प्रकार के कटिंग करने में जब मेरा ब्लेड हार्ड रहेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो उसके लिए हमको फ्लेक्सिबल ब्लेड का जरूरत होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व लाइंस में कटिंग करने के लिए हमको फ्लेक्सिबल ब्लेड की जरूरत होती है। तो आपका सी राइट आंसर होगा। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, हेक्सा ब्लेड है। हेक्सा ब्लेड का लंबाई दोनों जो पिन होल्स होता है ना, पिन होल्स के बीच का लेंथ से हम हेक्सा ब्लेड का लंबाई को मेजर करते हैं। ठीक, तो ये किसका बना होता है, तो ये आपका बना होता है हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, और जो हार्ड ब्लेड होता है ना, इसका पॉइंट टू पॉइंट, मतलब टोटल जो मेटल है ना सभी हार्ड किया जाता है, किसके द्वारा, हार्डनिंग टेम्पर हीट ट्रीटमेंट के द्वारा। और जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है, तो फ्लेक्सिबल ब्लेड में इसके दांत को, सिर्फ ये जो दांत होता है ना, इसके दांत को हार्ड किया जाता है, बाकी ऊपर का जितना भी पार्ट्स है उसको हम सॉफ्ट रखते हैं। ठीक, तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे। फिर आगे चीजल वाला कटिंग कीवे, तो कीवे वाला जैसे ही नाम आया सीधे आँख मूंद के मारना है, क्रॉस कट चीजल, जैसे ही कोई कॉर्नर बोले डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, तो आप लोग इसको देख ले, ज़्यादा हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन या कहें आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द हैमर। तो पहले हैमर का नाम बताओ, हैमर कौन सा है, बॉल पेन हैमर है ना, बॉल पेन हैमर है। ठीक है, तो इसमें ये जो पेन है ना बॉल के आकार का है, इसलिए बॉल पेन हैमर कहते हैं। तो इस भाग को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। तो पेन क्या, देखो ना ए में है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। और नीचे वाला पोर्शन का नाम पूछता, नीचे वाला भाग का नाम बता बोलने के लिए बोलता, तो ये आपका हो जाता क्या, फेस। अगर ये बीच वाला पोर्शन का नाम पूछता तो ये हो जाता चिक। ठीक है, और ये जो होल होता है, आई होल, वो कहाँ पे रहता है, चिक में ही रहता है। और ये जो हैंडल होता है, हैंडल भी चिक के अंदर जो होल रहता है उसी के अंदर रखा था। और हैंडल किसका बना होता है, बोर्ड का बना होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो हम ज़्यादा यहाँ बकवास करेंगे नहीं, और आज का क्लास हम लास्ट करेंगे। आज जिसको भी मेरा टेलीग्राम चैनल से जोड़ना है, तो टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, DPS हंट के नाम से जो होगा उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें आपका जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका हम सभी ट्रेड का और दोनों ईयर का हम उसमें डाल दिए PDF। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके इसका फ़ायदा उठा लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।